अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद है कि हम जो हमारा प्री मिक्स प्लास्टर है उसकी और कन्वेंशनल साइट मिक्स प्लास्टर की एफिशिएंसीज़ और उसकी कॉस्ट को जो है वो डिस्कस करें। ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट जो कि प्री मिक्स प्लास्टर का है। कन्वेंशनल प्लास्टर क्या होता है, कन्वेंशनल प्लास्टर के ऑन साइट इश्यूज़, क्वालिटी इश्यूज़ विद कन्वेंशनल प्लास्टर, उसके बाद रेसिकेम का प्री मिक्स प्लास्टर का क्या प्रोडक्ट है और क्या कॉन्सेप्ट है, उसका एप्लीकेशन डेमो। उसके बाद हम कॉस्टिंग की तरफ आएंगे। ये शुरू के 5 पॉइंट्स हम ऑलरेडी पिछली प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इफ़ यू वांट टू स्किप दैट एंड गो स्ट्रेट टू द कॉस्टिंग, उसका टाइम स्टैम्प हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जहाँ से फिर हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और ये कॉस्टिंग डिस्कस करने के बाद हम इस पूरी प्रेजेंटेशन का आपको एक कंक्लूजन प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि कन्वेंशनल प्लास्टर होता क्या है। कन्वेंशनल प्लास्टर बेसिकली साइड पे सीमेंट एंड सैंड डंप करके उसको मिक्स करके उसके अंदर पानी मिला के जो प्लास्टर किया जाता है उसे हम कन्वेंशनल प्लास्टर कहते हैं, जिसे सीमेंट सैंड प्लास्टरिंग भी कहा जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशनल प्लास्टर के इश्यूज़ क्या है। कन्वेंशनल प्लास्टर्स में सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो इटसेल्फ बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है, क्योंकि यू हैव हीप्स ऑफ सैंड एंड पाइल्स ऑफ सीमेंट लेइंग अराउंड ऑन साइट, स्पेशली द सैंड एंड एग्रीगेट, क्योंकि वो समटाइम्स जब डंपर आके माल गिराता है तो बीच सड़क पे ही समटाइम्स गिरा देता है। अब उस रेत को छानने के लिए, प्रोसेस करने के लिए अगर साइट पे हम बंदा लगाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इटसेल्फ लेबर भी लगती है। उसके बाद इसकी इटसेल्फ मिक्सिंग जो है वो काफ़ी इनएक्यूरेट होती है, क्योंकि वो हाथों से पूरा का पूरा मटीरियल मिक्स होता है। अगेन अगर लेट सपोज हमारी रेत की वजह से रोड्स ब्लॉक होते हैं या हवा जैसे कराची में बहुत चलती है तो उसकी वजह से ये सैंड के डंपर्स गिरने की वजह से हवा में मिट्टी वगैरह भी बहुत उड़ती है, तो इससे कम्युनिटी हैजर्ड भी हमारे बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अगेन इसके कुछ हमारे कन्वेंशनल प्लास्टर के समटाइम्स क्वालिटी इश्यूज होते हैं, जिसमें पेंट पील ऑफ, क्रैक्स, प्लास्टर डिबॉन्डिंग और हमारे पास कभी कभार समटाइम्स जो है वो एस्थेटिक्स भी बेहतर नहीं आता अगर वर्कमैनशिप अच्छी ना हो तो। अच्छा, रेसिकेम के प्लास्टरिंग और रेंडरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। रेसिकेम प्लास्टरिंग एंड रेंडरिंग इज़ अ फैक्ट्री मेड क्वालिटी कंट्रोल्ड होमोजीनियस ड्राई ब्लेंड। सारा का सारा सीमेंट, सैंड, एडिटिव्स, तमाम तर चीज़ें जो है वो एक फैक्ट्री में आती है। वज़न से इन सब की प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होती है, होमोजीनाइज्ड मिक्सिंग होती है, जिसके बाद ये बैग्स में पैक करके साइट पर डिलीवर किया जाता है। बैग्स में मिक्स होने के बाद, साइट में डिलीवर होने के बाद, इस मटेरियल के अंदर पानी मिक्स करके इसको हाथों से भी अप्लाई किया जा सकता है और इसकी मशीन एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट आया, उसके अंदर आपने पानी मिक्स की, अगेन हाथों से और मशीन से उसकी एप्लीकेशन कर दी। अब मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो। ये वीडियो जो है इसमें देखिए, नॉर्मल आपके पास एक ब्लॉक मशीनरी आ गई, मशीन है जो कि प्रीमिक्स प्लास्टर्स का बैग आया रेडी टू यूज़। आपने मशीन के अंदर जो है बैग को फाड़ के इसके कंटेंट्स को एम्प्टी कर दिया। जैसे कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो बहुत ज़रूरी होता है, तो मशीन इटसेल्फ हमारे वाटर पाउडर रेशो प्रॉपर सेट के लिए, ताकि पूरे मटेरियल को हमेशा ऑल द टाइम एक जैसा मटेरियल मिले। और उसके बाद ये मटेरियल जो है ये दीवारों पे स्प्रे हो जाता है। अगेन ये स्प्रे होने से पहले जो हमारे नॉर्मल ठिए की प्रैक्टिस है और जो नॉर्मल दूसरी सरफेस प्रिपरेशन की प्रैक्टिस है वो अपनी जगह ही रहेंगी, जैसे कन्वेंशनल काम में भी होता है। और उसके बाद चूँकि बड़े स्पैन पे इसका स्प्रे होता है, तो इसको जो है हम अपने पास जो है वो लेवलिंग, बड़े टूल्स से जो है इसकी लेवलिंग और फिनिशिंग के काम भी इस मटीरियल के कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ग्रे प्लास्टर। सिमिलरली जैसे हमने ग्रे प्लास्टर अप्लाई किया, हम थिन अप्लाइड डेकोरेटिव पिगमेंटेड प्लास्टर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हम आपको डेमो दिखा रहे हैं हमारे रेसी प्लास्टोरेंट 110 का। सेम प्रिंसिपल इसमें भी अप्लाई होता है। आपके पास जो है बैग फटता है, सबसे पहले तो अगेन वो दीवार की तराई वगैरह और सरफेस प्रिपरेशन हो गई। जैसे ग्रे का बैग, हमारा ग्रे मटेरियल का बैग फटता है, इस तरह पिगमेंटेड मटेरियल्स का बैग हमारे पास फटता है। मशीन में वाटर पाउडर रेशो डिटरमिन होता है। उसके बाद रिक्वायर्ड थिकनेस, नॉर्मली डेकोरेटिव प्लास्टर की जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड थिकनेस, जो रेसिकेम के यहाँ स्टैंडर्ड थिकनेस है वो 4 से 6 mm है। कुछ ग्रेड्स हैं हमारे जो हम 12 और 18 mm पे डायरेक्ट पिगमेंटेड ब्लॉक या ब्रिक के ऊपर भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगेन वो केस टू केस बेसिस और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है।
कमिंग बैक टू डेकोरेटिव प्लास्टर्स, इसकी हमने जो है 4 से 6 mm की जो है वो हमने कोटिंग स्प्रे कर दी। स्प्रे करने के बाद इस पर लेवलिंग और फिनिशिंग का काम होगा, ग्रूव्स और ये सब तमाम तर चीज़ें काटी जाएंगी, और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो सीलर लगाने का जो है इसके ऊपर अमल शुरू होगा, जो कि एक वाटर रिपेलेंट सीलर होता है। वाटर रिपेलेंट सीलर क्या करता है कि जो सरफेस होती है इसके अंदर जितने भी पानी चूसने का अमल है उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट जैसे पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, पानी होता है, बारिश होती है, बर्ड बिट्स होती है, इस तरह की चीज़ों से जो है हमारे प्लास्टर की भी सरफेस डैमेज ना हो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से ख़राब ना हो। यहाँ ये तो बात हो गई प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट की। इन डेप्थ इन डिटेल ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये डिटेल में फर्दर समझना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आप हमारी पिछली वीडियोस को रिव्यू करें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फर्दर अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, जो कि साइट मिक्स प्लास्टर और रेसी प्लास्टोरेंट 120 या रेसी प्लास्टोरेंट की जो प्रोडक्ट रेंज है वो है। अब देखिए, हर चीज़ को टेस्ट करने का एक मेथड होता है, तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट होता है वो BSEN मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता करना है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ग्रेन के साइज़ और इसकी ग्रेडिंग क्या है एग्रीगेट की, तो वो भी हमें पता लग सकता है। BSEN 1015 और 993 से हम इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद मटेरियल के अंदर वाटर रिटेंशन होती है कि जो सीमेंट सैंड का मसाला है वो अपने अंदर कितनी देर तक पानी को रिटेन रखता है, ताकि जो सीमेंट का कंपोनेंट है प्लास्टर के अंदर उसको सेल्फ क्योर कर सके। तो वाटर रिटेंशन को हम रिलेट करते हैं प्लास्टर की सेल्फ क्योरिंग एबिलिटी से। उसके बाद इसकी यील्ड यानी कि इसकी कवरेज या कितना इसका वॉल्यूम निकलेगा, तो जैसे हमारा प्लास्टर है उसका 0.7 क्यूबिक मीटर पर टन का वॉल्यूम है। अगेन इसकी वेट मिक्स लाइफ पे भाई पानी मिलने के बाद कितने अरसे तक ये गीला रहेगा कि इसको छापा जा सकता है या इसके ऊपर फिनिशिंग के थोड़े बहुत गुरमाले लगाए जा सकते हैं। 2 घंटे बाद ये जब हार्ड होना शुरू होता है, माइंड यू 20 डिग्री के ऊपर है, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा इसका सेटिंग टाइम भी ऑफकोर्स वेरी करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसके अंदर एयर कॉन्टेंट कितना है और जो अप्लाई की हुई दीवार के साथ इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये तमाम तर चीज़ें हम अपने पास जो है रेगुलर टेस्ट करके हम अपने पास मॉनिटर करते हैं। जहाँ तक बात रही साइट मिक्स प्लास्टर की, हम नॉर्मली रेशोज़ तो डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन ये रेशो जो है ना बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि वेग टर्मिनोलॉजी है हमारे नज़दीक, क्योंकि अगर आप लेट सपोज 1:5 का जो है लेट सपोज इवन वॉल्यूम पे भी रेशो डिटरमिन करते हैं, तो जगह जगह की सैंड भी आपको मुख्तलिफ मिलेगी, जगह जगह की सीमेंट भी मुख्तलिफ मिलेगी। तो उस 1:5 के रेशो पे सारे के सारे रिज़ल्ट आपको जो हमने अभी डिस्कस किए सैंड, वाटर रिटेंशन वगैरह वो मुख्तलिफ मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें साइट के इटसेल्फ बहुत मसले मसाइल होते हैं कि किसने कितना पानी डाला। समटाइम्स ये आधा माल मिक्स करके पानी मिलाया हुआ लंच पे चले जाते हैं, 1-2 घंटा उसमें फिर पानी पड़ा रहता है। हम एज इंजीनियर जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो की कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे वो लंच के बाद आएगा, दोबारा पानी डालेगा तो सीमेंट की इटसेल्फ स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस तरीके से इसके जो है ना बहुत ज़्यादा अननोन और इनकन्सिस्टेंट फैक्टर्स है, जिसकी वजह से इसको रेगुलरली एक होमोजेनाइज तरीके से टेस्ट करना और क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना साइट मिक्स प्लास्टर का हमारे नज़दीक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब हम बात एक तो ये हो गया क्वालिटी का फैक्टर। अब हम इसकी कॉस्टिंग के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ये सब्जेक्ट टू चेंज है एट द टाइम। आज जो है 7 तारीख है अक्टूबर की, हाँ 7 तारीख है अक्टूबर की, और आज के दिन के कुछ हमने मार्केट से कुछ टेंटेटिव प्राइसेस लिए थे। अगेन दिस प्राइसेस माइट बी सब्जेक्ट टू चेंज, तो इसको इसीलिए हमने एक एक्सेल के मॉडल में भी इसको कन्वर्ट किया है। इस एक्सेल के मॉडल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप अपने वेरिएबल्स अगर चेंज करेंगे, जिस पे कॉस्ट ऑफ सीमेंट के बैग हो गई, लिफ्टिंग की कॉस्ट हो गई, हमारे अपने बैग की कॉस्ट हो गई, तो बाकी सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं जिससे आपको आसानी होगी फर्दर कैलकुलेशन करने में, ताकि आपके पास ऑलवेज एक एक्यूरेट कंपैरिजन हो। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास एक सीमेंट का बैग आज की तारीख में हमने 600 रुपये का लिया है, और अगर लेट सपोज कोई हाई राइज बिल्डिंग पे हम जाते हैं तो उस एक सीमेंट के बैग को ऊपर चढ़ाने की कॉस्ट लगभग 20 रुपये आती है।
इसी तरीके से जो हमारे पास कराची में जो नूरियाबाद का सोर्स है वो लगभग 70 रुपये पर क्यूबिक फुट आता है। मेरे ख्याल से 8,500-9 हज़ार रुपये का डंपर था जिसमें 125 क्यूबिक फुट माल आता है, उसके हिसाब से हमने इसको 70 रुपये की कैलकुलेशन पे लिया था। अब अगर लेट सपोज साइट पे रेत छानी जाती है तो उस रेत पे हम 5% का वेस्टेज फैक्टर लेते हैं। अब हम जाते हैं इसकी रेशोज़ के ऊपर, 1.4, 1.5 और 1.6। इन तीनों रेशोज़ के ऊपर हमारी कॉस्ट पर क्यूबिक फुट हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि 1.4, 1.5 और 1.6 पे हमारे पास मुख्तलिफ कॉस्ट आई है मटेरियल की पर क्यूबिक फुट। सिमिलरली अब हम अपना रेसी कैम्प का प्रीमिक्स प्लास्टर का बैग लेते हैं, रेसी प्लास्टर 120 का। ये एक बैग जो है वो 550 रुपये का है। जो सीमेंट के बैग को लिफ्ट करने की कॉस्ट आई थी वो सेम बैग को भी लिफ्ट करने की कॉस्ट आती है। अच्छा, इसमें हमने एक फैक्टर ऐड इन नहीं किया कि सैंड भी अगर आपको ऊपर की तरफ कोई काम करना है तो सैंड इटसेल्फ भी आप लिफ्ट करोगे तो सैंड की लिफ्टिंग की कॉस्ट अलग है, जो हमने इस मॉडल में नहीं डाली। उसके बाद हमने देखा कि भाई लिफ्ट करने के बाद बैग की कॉस्ट आई और बैग इटसेल्फ जो प्लास्टर का बैग है उसकी CFT एक बैग में 1.2 CFT होता है। तो अब जो हमारा जो रेसी कैम्प का जो प्लास्टर 1220 है वो हमें पता चल गया कि 475 रुपये क्यूबिक फुट पड़ता है। अब हम इसकी कॉस्ट की डिफरेंस लेते हैं। 1.4 से कंपेयर करेंगे तो वी आर ऑलमोस्ट ट्वाइस एज एक्सपेंसिव। 1.5 से कंपेयर करेंगे तो वी आर 2.3 टाइम्स एज मच एक्सपेंसिव और 1.6 से कंपेयर करेंगे तो हम लगभग 2.5 गुना ज़्यादा महंगे हैं। प्रीमिक्स प्लास्टर कन्वेंशनल प्लास्टर के मुकाबले में अगर मटेरियल टू मटेरियल कंपेयर करेंगे तो ला मुहाला 100% ये ज़्यादा महंगा ही मटेरियल है। तो लिहाजा अगर आप इसको हाथों से अप्लाई करने के लिए या अगर आपने इसको छोटे कामों के लिए तो ये ठीक है क्योंकि इसमें कन्वीनियंस बहुत है। बड़े प्रोजेक्टों के लिए अगर सिर्फ मटेरियल की इटसेल्फ कॉस्ट कंपेयर करते हैं और सारी काम करने की प्रैक्टिसेस हमारी वही रहनी है तो ऑफ कोर्स ये मटेरियल हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम कवरेज करते हैं। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कवरेज को कैलकुलेट करने का सिलसिला ये है कि हम थिकनेस लेते हैं इंचज़ या mm में कि भाई 6 mm, 4 mm, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, इस तरह से। उसके बाद हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो क्यूबिक फुट में करते हैं। तो इस वजह से हमने पहला काम ये किया कि इसको स्टैंडर्डाइज किया ताकि हमें थोड़ी सी कवरेज का भी अंदाज़ा हो कि कितने mm अगर मैं 1 क्यूबिक फुट लेता हूँ तो उस पर कितने mm का प्लास्टर करूँगा तो कितना क्यूबिक फुट मुझे जो है वो वॉल्यूम मिलेगा। उस क्यूबिक फुट से मुझे एरिया कितना कवर होगा। याद रखिएगा कि जब प्लास्टर लगता है दीवार पे तो गिरता वगैरह भी तो उस पर सर्टन परसेंटेज ऑफ वेस्टेज आती है। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मटेरियल में अगर हम हाई राइज एक्सटर्नल की बात करें और समटाइम्स ऑड एरियाज़ भी होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है वो मटेरियल का वेस्टेज आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हमने ये mm को हमने जो पहले mm को हमने फुट में कन्वर्ट किया और उससे हमने कहा था। तो अब हम इसको एज ए स्टैंडर्ड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास हम पौना इंच यानी 18 mm जो है एक स्टैंडर्ड है प्लास्टर का, जो कि नॉर्मली दीवारों पे हमारे मुताबिक लगना चाहिए। कुछ साइटों पे 1 इंच भी लगता है, 1.5 इंच भी लगता है, दीवारें टेढ़ी होती है तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन विद इन दिस मॉडल हम इसको 18 mm पे कैलकुलेट करते हैं। 18 mm पे जो है जो आफ्टर 10% वेस्टेज ऑफ कोर्स हमारे पास 15.24 स्क्वायर फुट जो है 1 क्यूबिक फुट मटेरियल में निकलता है। इसी 18 mm को लेके हम आगे कॉस्टिंग करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं लेबर की। इसमें लेबर की जो हमने दिहाड़ी लगाई है वो मेसन की वो 1450 रुपये लगाई है और हर मेसन के साथ नॉर्मली हम देखते हैं कि एक हेल्पर भी होता है। ये मेसन और हेल्पर की प्लास्टर करते हुए एक जोड़ी होती है जो कि हेल्पर माल मिक्स करता है और दूसरी चीज़ करके मेसन को देता है। फिर मेसन जो है इस माल को जो है दीवार पे थापता है और लेवल करता है और फिनिश करता है। इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि एक मेसन और एक हेल्पर की टीम दिन में 8 घंटे के अंदर, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल होता है, लगभग 200 स्क्वायर फुट इंटरनली और 100 स्क्वायर फुट एक्सटर्नली जो है वो प्लास्टर का एरिया मुकम्मल करते हैं, जिसमें इंटरनल लेबर की कॉस्ट 12 रुपये 25 पैसे आती है और एक्सटर्नल लेबर की कॉस्ट 24 रुपये 50 पैसे आती है। माइंड यू दिस इज जस्ट द लेबर कॉस्ट, इसमें सुपरविजन या ये सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं। और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये स्क्वायर फुट के हिसाब से पूरा ठेका लेते हैं और फिर आगे मेसन्स और हेल्पर से करवाते हैं। ये ऑन द ग्राउंड
बेस्ड ऑन एन आउटपुट जो हमने अपने तौर पे ऑब्जर्व किया, ये उसके ऊपर बेस करती है ये कॉस्टिंग। अगेन ऑन साइट प्लास्टर की धारी किनारी अलग होती है, वर्किंग कंडीशंस अलग होती है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं जो कि इस आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर बिल्कुल सीधी सीधी दीवार हो तो वो हाथों से 200 स्क्वायर फुट 350 भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा धारी किनारी हो तो 200 स्क्वायर फुट जो है दिन का 50 स्क्वायर फुट भी हो सकता है। अभी टोटली डिपेंड करता है साइट की वर्किंग कंडीशन पे, बट ये एक जेनरिक हमने जो है एजम्पशन लिए कि भाई इस तरह की कवरेज पॉसिबल हो सकती है। सेम एरिया पे जहाँ पे यहाँ पे ये 200 स्क्वायर फुट इंटरनली करता है। अब हम अपने साइट मिक्स पे आते हैं, जहाँ पे हमने आपको पहले मशीन का डेमो दिखाया जहाँ पे मटेरियल स्प्रे होता है। जाहिर बात है जब मशीनरी और ये तमाम तर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी तो ये 2 लोगों का काम नहीं, एक सर्टन टीम होगी जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेके चलेगी। यहाँ पे पर डे जो मेसन का वेज हमने लगाया है वो सेम 1450 रुपये, 1000 रुपये पर डे यहाँ पे हेल्पर का वेज लगाया है, और एक मशीन ऑपरेटर लगाया है जो 1250 रुपये का है। ये 5 बंदों की टीम है जो कि 7150 रुपये पर डे के हिसाब से खर्च करती है, मतलब इसका खर्चा आता है। अब इस आउटपुट पे हम ये कहते हैं कि इंटरनली आप 2000 स्क्वायर फुट फिनिश करते हो। 18 mm की थिकनेस पे ये मशीन जो है 2 से 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, बड़े आसानी से 2000 स्क्वायर फुट स्प्रे कर सकती है। उसके बाद इनके पास जो है अगर 8 घंटे का टाइम है, 1 घंटा में लंच ब्रेक का भी लगा लो तो 4 घंटे हैं जिसमें मेसन और हेल्पर की टीम इस मटेरियल को फिनिश करेंगे। अब इसी तरीके से एक्सटर्नली ज़ाहिर है कवरेज कम निकलती है, समटाइम्स हाइट के भी फैक्टर्स होते हैं वगैरह, तो हमने एक्सटर्नली जो है ये 1000 स्क्वायर फुट तक की जो है मशीन से, साइट मिक्स में तो समटाइम्स 100 स्क्वायर फुट से भी कम निकलता है, हाइट का फैक्टर होता है, वो माल थोड़ा दूर से आ रहा होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो सिंपल गन से जो है आपने मटेरियल को स्प्रे करना है। तो इसमें जो इंटरनल लेबर है जहाँ वो 12 रुपये 25 पैसे थी, ये 3 रुपये 58 पैसे है, 58 पैसा। इसी तरीके से जो लेबर कॉस्ट जो पहले 24.5 रुपये आई थी, मशीन के बाद एक्सटर्नली 7 रुपये 15 पैसे आ जाती है। अब हम इसको दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि पहली बात तो ये कि भाई हमारे पास जो 12 mm और 18 mm, तो हमने यहाँ पे 18 mm पे देखे 15.24 स्क्वायर फीट आता है, और इसकी जो कॉस्ट पर SFT आती है मटेरियल की वो 9 रुपये 44 पैसे आती है। इसी तरीके से प्रीमिक्स मटेरियल की भी वही सेम कवरेज अगर हम अस्यूम करें, अव्वल तो इसके अंदर एयर एंट्रिंग एजेंट्स और बहुत सारे और एडिटिव होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम अस्यूम करते हैं कि इसकी जो हमारी कवरेज है वो ये सेम है। तो इसमें 31 रुपये 17 पैसे का मटेरियल आता है। इन दोनों सिनेरियोज में 10% मटेरियल की वेस्टेज हमने पहले से काउंट कर चुके हैं। अच्छा, 1:5 में जो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशन आती है वो इंटरनल जो है हमारी 21 रुपये आती है, 21 रुपये 69 पैसा आती है, 21.69, और जो हमारी इंटरनल है वो 34 रुपीज़ आती है। एक्सटर्नल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक्सटर्नल में ये ऑलमोस्ट 34 रुपये आ रहा है, और ये जो है 38.32 रुपीज़ आ रहा है एक्सटर्नल में। लेकिन ये समझो कि थोड़े से 3, 4, 5 रुपये जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं आपके 33, 34, 35, 36, 37, 38, समझो 5 रुपये या 4 रुपये समथिंग ये जो चल रहा है, इसमें आपको एडिड टाइम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इट्सेल्फ कन्वेंशनल के मुकाबले में 3 to anywhere from 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो आपको जो है अपनी क्या कहते हैं टाइम की जो सेविंग है ये आप इसमें लगा लें। अब मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, वो बिल्डिंग खड़ी होने के बाद अगर जल्दी ऑपरेशन में आती है तो उसका किराया और ये सारी चीज़ें भी जल्दी होती है, तो ये बिल्डिंग फिनिश होने के बाद रेवेन्यू भी जल्दी जनरेट करती है। उसका भी अगर आप इसके कॉस्ट के साथ अगर समटाइम्स ऑफसेट चेक करेंगे, इवन देन दिस इज़ अ वेरी वायबल ऑप्शन इफ़ दैट टाइम जो आपका खर्च हो रहा है उसकी अगर आप मॉनेटरी वैल्यू लगाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस टाइम की भी मॉनेटरी वैल्यू ना लगा, हम सिर्फ एप्पल टू एप्पल ही इसकी सिर्फ कॉस्ट पर स्क्वायर फुट पे कंपेयर करें। अच्छा, इसमें इसकी मैं अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने किया था, जहाँ पे हमने जो है 85,000 स्क्वायर फुट हमने बेस किया था। इसके बाद 85,000 स्क्वायर फुट इसके ऊपर टॉप कोट 4 से 6 mm का डेकोरेटिव किया था, और इसके ऊपर 85,000 स्क्वायर फुट हमने जो है अपना वाटर रिपेलेंट सीलर लगाया था। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट में एक भी दीवार सीधी नहीं थी, धारी किनारियों से भरपूर थी।
इसकी इस बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा किया गया था कि दिस वाज सपोज टू बी अ विंड एफिशिएंट डिज़ाइन, कि किसी भी एंड से इस बिल्डिंग में अगर हवा पड़ेगी तो हवा बिल्डिंग के चारों तरफ से सर्कुलेट होकर जाएगी। इसी वजह से इसका थोड़ा सा समझे कि पेंटागोनल या ऑक्टागोनल टाइप का शेप था, और ये जो है इसमें धारी किनारियाँ, बैल्कनीज, ये चीज़ें बहुत थी। ऐसे सिनेरियो में जो कन्वेंशनल ठेकेदार था उसने कॉन्ट्रैक्टर को, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था, उसको जो एस्टिमेट दिया था वो लगभग दिया था कि साहब इसमें 8 से 9 महीने लगेंगे, और जितनी भी आपकी बैल्कनीज़ है उसमें टाइलिंग का काम आप तब तक नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उन बैल्कनीज़ में उसने कहा था कि मैं माल मिक्स करके, ये छोटी छोटी दीवारें हर जगह है, तो मैं वहाँ पे माल मिक्स करके मटेरियल फीड करूँगा, जिससे बाहर का पहले तो बेस प्लास्टर होगा, उसके बाद ये कलर क्रीट या डेकोरेटिव प्लास्टर करने के लिए उसको टाइम चाहिए था। अब ये सेम काम 90 वर्किंग डेज़ में, यानी कि 3 महीने में, छुट्टी वुट्टी लगा लूँ तो मैंने समझो 3.5 महीने में ये पूरा मुकम्मल कर लिया होगा। वो काम विद फिनिशिंग एंड विद सीलर। ये जो बिल्डिंग है ये सी साइड या कोस्टल एरिया की तरफ ज़्यादा है, तो वहाँ पे खारा पानी और खारी हवा बहुत चलती है। ये मेरा 2015 का किया हुआ प्रोजेक्ट था, 15-16 का किया हुआ प्रोजेक्ट था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे हमने जिस दिन इसको फिनिश करके आए थे। तो ये इसकी कुछ और स्नैप्स और कुछ और तस्वीरें इस प्रोजेक्ट की जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था। और ये बिल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फिनिश होने के बाद ये पहला टावर हुआ था, तो ये हमने क्या कहते हैं यहाँ पे, ये उसकी तस्वीर है। इसमें हमने ऑरेंज कलर की जो है टॉप पे फिनिशिंग की है, ऊपर के पेंट हाउसेस पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो हमने रेड कलर में फिनिश किए हुए हैं। तो ये है। अच्छा, अब हम इसकी कंक्लूजन पे आते हैं। ये बात तो तय है कि रेसी प्लास्टर एंड 120 या हमारा प्रीमिक्स प्लास्टर कंपेयर टू साइट में एक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कन्वेंशनल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर और कंसिस्टेंट है। इंटरनली जो है लगभग, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ियों की बात करूं, लेबर की बात करूं, तो 13 रुपये 5 पैसे का इंटरनली डिफरेंस आता है और 4 रुपये 38 पैसे का एक्सटर्नल डिफरेंस आता है। मेरे नज़दीक 4 रुपये 38 पैसे एक्सटर्नल डिफरेंस को इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि अगर लेट सपोज मेरे एक्सटर्नल एरिया 1 लाख स्क्वायर फुट भी है तो ये 4,38,000 रुपये बनते हैं उस हिसाब से, अगर मैं मॉडल के हिसाब से बात करूँ। ऑफकोर्स साइड टू साइड काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करती है। 4,38,000 रुपये में एक तो आपका काम जो है वो एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा तेज़ हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है। अगर लेट सपोज मेरे पास अपनी स्कैफोल्डिंग नहीं है, ब्रांच नहीं है, और मैं स्कैफोल्डिंग किराए पे लेता हूँ, तो अगर मैं उस स्कैफोल्डिंग का किराया, अगर आज की तारीख में मुझे याद पड़ रहा है कि मेरे ख्याल से 20-25 रुपये स्क्वायर फुट खाली स्कैफोल्डिंग का किराया है, लंबाई चौड़ाई, जिसमें ओपनिंग लेस नहीं होती। यही किराया ही अगर मैं देख लूँ, अगर मैं प्लास्टर का काम करूँ और मेरे अगर 4-5-6 महीने ये एक्स्ट्रा निकल जाते हैं 20 रुपये स्क्वायर फुट के मुताबिक, तो यहाँ पे ही आउटराइट मुझे सेविंग हो जाती है। तो ये 4 रुपये 38 पैसे भी नज़र नहीं आते। इंटरनल प्लास्टरिंग आज की तारीख में यस ज़रूर एक्सपेंसिव सिस्टम है हमारा, लेकिन एक्सटर्नली ये प्रीमिक्स प्लास्टर का मॉडल आज भी वायबल है अगर तरीके से किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर को उसकी चाल पूरी दी जाए। याद रखेगा, इसमें चाल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम चलाते हैं, रोकते हैं, चलाते हैं, रोकते हैं, तो ये प्रीमिक्स मॉडल जो है वो फिर कामयाब इस वजह से नहीं होता क्योंकि रोज़ की रनिंग कॉस्ट आपकी टीम की इनकर्ड है जो सिर्फ प्लास्टर कर रही होगी। जब आप वेरिएबल पे आते हो या सीमेंट सैंड पे आते हो तो उससे आप बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं, तो वहाँ पे वो आइटम, अगर आपके पास टुकड़ों टुकड़ों में चाल है तो फिर आपको यही कन्वेंशनल सिस्टम ही वायबल पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एक साथ सलंग चाल है, आपके पास दीवारें हैं सारी, अब इस पर सिर्फ प्लास्टर ही होना है, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मच मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दैट वाज इट फ्रॉम अस फॉर नाउ। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कॉस्टिंग का मॉडल अगेन मैं मेंशन करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमारे लायक कोई भी सवाल हो या कोई भी आपको क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कॉस्टिंग के हवाले से कोई बात करनी हो या ऐसी चीज़ हो तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं info@resicam.com पे। और टू आवर बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सब सवालों के जवाब दें। आप सबके सुनने का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।